नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर आज बहस होती हुई नजर आने वाली है। कार्यवाही में ऑनलाइन एमएलए भी जुड़ सकेंगे आज, और नए नियम पर आज ही बहस भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। देश के किसी भी सदन में नहीं लागू है ये नियम, और विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन है जिसमें नियमावली के नए नियम पर बहस संभव है आज, और ऑनलाइन एमएलए भी जुड़ सकेंगे आज कार्यवाही में, और नए नियम पर आज हो सकती है बहस। तो देश के किसी भी सदन में ये नियम लागू नहीं है और आज कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर बहस होगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर आज बहस होती हुई नजर आएगी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, सही है कि यूपी विधानसभा जो है देश की पहली ऐसी विधानसभा बनने जा रही है कि ई विधानसभा पूरे रूप से होगी। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो कार्य संचालन नियमावली लाए हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत है विधायक कहीं भी हो, यूपी प्रदेश की किसी भी हिस्से में हो, विश्व में कहीं भी हो, लेकिन अगर विधानसभा चल रही है तो विधानसभा से सीधे जो है ऑनलाइन जुड़ सकेगा। और ये कार्य संचालन लेकर आई, उसमें कई तरह के हैं, जैसे विधायक कोई कागज लेकर नहीं सदन में जाएंगे, कोई पेपर लेकर नहीं जाएंगे, कोई मतलब पट्टी करते हैं वो लेके नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर कल जो है विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा अगर टमाटर खा के लोग आते तब भी आप मना कर दें, ये मतलब इस तरह उन्होंने कटाक्ष किया था। लेकिन आज लग रहा है आज इस पर नियमावली चर्चा होगी, और इसके बाद नियमावली पास कराने के बाद ये पूरी कोशिश है कि ई विधानसभा बने और यूपी विधानसभा का देश का पहला नंबर हो, और इस मामले में पहली अलोल विधानसभा बने। इसके अलावा क्या 96 विधायकों को सवाल उठाए जाने हैं, 96 विधायकों को मौका मिलेगा, वो अपने अपने विधायक सवाल उठाएंगे। और उसके सबसे बड़ी अहम चीज है कि जो सदस्य जिनकी गिरफ्तारी है, रिहाई है, ये सूचनाएं भी दी जाएंगी। विशेषाधिकार अवहेलना पर भी चर्चा होगी, और सूखा, बाढ़ और बादल फटने, फसलों को लेकर जो नुकसान हुआ है इस पर भी आज कई सवाल उठेंगे, और ये मंत्री को चर्चा का जवाब देना होगा। क्योंकि सूखा बाढ़ को लेकर के विपक्ष लगातार पहले दिन से हमलावर है, और इसको लेकर के जो है सरकार अभी जो सही उनको पाई है। तो आज विधानसभा अध्यक्ष ने रखा कि आज संबंधित मंत्री इस बात का जवाब दें और विधायक अपने अपने सवाल रखें। साथ ही अपराध समन और विचारणों का उपशमन भी अनुमोदन किया जाएगा, और सीएम खुद जो है उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक सहित जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक सहित कई विधेयक जो है पास कराएंगे, और इसको खुद वो सदन में रखेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज का बहुत हंगामा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हैट्रिक बजट ये होगा समारोह। क्योंकि इसमें क्या है कि विपक्ष जो लगातार हमलावर मूड में है, सत्ता पक्ष अपने विधेयक पास कराने के लिए तैयार कि उसके बाद पूरा जो है संख्या बल है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार अपना विरोध करेगा और करता रहेगा। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ से आरएलडी विधायकों की मुलाकात हुई है, और पहली बार आरएलडी विधायक इस तरह से सीएम से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। सरकारी आवास में ये सामूहिक मुलाकात हुई थी, और जयंत ने सर्विस बिल पर वोटिंग नहीं की थी, वही वोटिंग ना करने के बाद भी चर्चा गर्म होती हुई नजर आई थी। घटनाक्रम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, और क्षेत्र समस्याओं पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है। आरएलडी विधायक का ऐसा कहना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से आरएलडी विधायकों की मुलाकात हुई है। और इसी बीच ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है ज्ञानवापी मुद्दे पर। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आज 7वां दिन है, और 2 शिफ्ट में आज परिसर में एएसआई सर्वे होता हुआ नजर आने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी है, और आज 2 शिफ्ट में परिसर में एएसआई सर्वे किया जाएगा।
सर्वे देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है। एसआई अपने काम को बहुत सुचारू और सिस्टमेटिक ढंग से कर रहा है। इसके अलावा कोई हम लोगों का कोई बयानबाजी नहीं, स्टेटमेंट नहीं है। एसआई क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन सब चीज़ों पर हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, ना हमारी वादनियों का है। बस ये समझ लिए कि एसआई अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम सारे पक्ष जो है सकारात्मक रोल में है, सहयोगी रोल में है। न्यायालय के आदेश का सम्मान हो रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हम लोगों का नहीं है। कोर्ट के आर्डर का हम अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट को ये संज्ञान में जरूर लाएं कि साहब जो सर्वे हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीजर फॉलो किए बिना हो रहा है। बकिया अंजुमन इंतजामिया के एम्प्लाई वगैरह मौके पर हैं और अधिवक्ता भी आते जाते रहते हैं। जो कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस है वो सहयोग तो हो ही रहा है, होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी के एसआई सर्वे से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में याचिका, वही एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक लगाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है। 17 अगस्त को होगी अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई। तो मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में याचिका, और आपको बता दें कि गोपनीयता बरकरार रखने के लिए एएसआई सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है और जिला जज ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, ये बड़ी खबर आ रही है सामने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई कि अब गोपनीयता बरकरार रखने के लिए मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो बयानबाजी हिंदू पक्ष अधिवक्ता और वादनी द्वारा दिया जा रहा था, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी कि मीडिया में किसी तरीके का बयान न दिया जाए, ताकि एएसआई सर्वे की जो सिक्रेसी है वो लीक ना हो और एएसआई की जो रिपोर्ट हो सुचारू रूप से वो जो है सबमिट की जाए न्यायालय को। वहीं जिला जज के न्यायालय में एक अपील भी की गई कि मीडिया कवरेज जो परिक्षेत्र है उसके आसपास से न किया जाए, और मीडिया कवरेज में अगर मीडिया कवरेज किया भी जाता तो सही तथ्यों की जानकारी दी जाए। तथ्यों को उलझाने का और तथ्य बिना तथ्य जाने किसी प्रकार के मीडिया बयानबाजी करना ठीक नहीं होगा। उसको लेकर वाराणसी जिला न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है कि मीडिया कवरेज परिक्षेत्र से बाहर होकर करेगी और मीडिया सुचारू रूप से जो संचालित तरीके से जो जानकारी आ रही है उसको प्रदर्शित करेगी। किसी प्रकार की बयानबाजी या किसी प्रकार का अन्यत्र वीडियो या किसी प्रकार का फोटो प्रसारित नहीं किया जाएगा, और समाचार संकलन करने के जो तरीके होते हैं उससे समाचार संकलन किया जाए, ताकि किसी प्रकार की समाज में अराजकता मीडिया की कवरेज से न हो। कहीं न कहीं जो वाराणसी न्यायालय द्वारा ये आदेश आया है, इसको लेके हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने भी इन बातों को रखा कि मीडिया कवरेज जो हो रहा है, मीडिया अपने हिसाब से कवरेज कर रही है और किसी प्रकार का वहाँ के फुटेज और किसी कोई ऐसी तथ्य नहीं है जो लीक हो रहे हैं। जो चीजें हैं स्पष्ट रूप से मीडिया सामने दिखा रही है, और सबसे बड़ी चीज कि मीडिया अभी तक जितने कवरेज की है, मीडिया के जो जानकारी मीडिया दे रही है, वो फिलहाल में न्यायालय और न्यायपालिका का अनुपालन करते हुए लगातार मीडिया कवरेज कर रही है। और मीडिया पे जिस तरीके का एलिगेशन लगा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या न्यायालय हिंदू पक्ष ने इस पे आपत्ति जाहिर की है, क्या आखिर क्या इस पे न्यायालय आदेश देता है, क्या आगे इस पे न्यायालय विचार करता है कि मीडिया कवरेज परिक्षेत्र से बाहर होगा या नहीं होगा, या दोपहर में 2 बजे के बाद स्पष्ट हो पाएगा। मनीषा, ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिला जज ने मीडिया कवरेज पर फिलहाल रोक लगा दी है और 17 अगस्त को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। और इससे बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां जिला न्यायालय में मामले में सुनवाई होगी और हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स पर आज आरोप तय होते हुए नजर आने वाले हैं। तो एसआईटी चार्जशीट के आधार पर आरोपों को तय करेगी। और बता दें कि लवलेश, सनी, अरुण मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। तो अतीक और अशरफ खान हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सैयद हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। तो सैयद, आज एसआईटी चार्जशीट के आधार पर शूटर्स पर आरोप तय होंगे और लवलेश, सनी, अरुण मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो और क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? हमेशा बता दो, जिस तरह से एक हत्याकांड चार्जशीट और
आरोप पर मामला होना था सुरक्षित रखा गया। तो वही आज इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों की पेशी होगी सुरक्षा के मद्देनजर, और ऐसे में आज इन पर आरोप पूरी तरह से तय होना है, क्योंकि सनी और लवलेश इस हत्याकांड पर अंजाम दिया था। तो लोगों से वहां पर मौजूद कैमरा पर्सन के लाइव वीडियो इसमें पूरी सेव हुए हैं और कहीं ना कहीं है, और आज रिपोर्ट होगी उसके तहत तो आज पूरी तरह से तय होंगे। ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी चार्जशीट के आधार पर आज शूटर्स पर आरोप तय किए जाएंगे। वहीं शूटर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे थे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, अतीक के बेटों की भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं और रंगदारी मामले में कस्टडी रिमांड मंजूर हो चुकी है। ये इस वक्त की अहम जानकारी। तो जुडिशियल कस्टडी में रिमांड मंजूर हो चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बना हुआ है कस्टडी रिमांड। पुलिस अली और उमर अहमद के बयान भी लेगी और बयान दर्ज करने के बाद दाखिल करेगी चार्जशीट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर हो चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कस्टडी रिमांड बनती हुई नजर आई। और अब बात करेंगे देवभूमि की, और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम ने डीएम से फोन पर बात की है और 4 जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर बातचीत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर के डीएम से बात हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है और तमाम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने डीएम को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संवेदनशील स्थानों पर मदद पहुंचाई जाए और पहले से समुचित व्यवस्था कर ली जाए। तो सीएम ने 4 जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर बातचीत की है और 4 जिलों के डीएम से फोन पर बात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम से फोन पर बात की और अतिवृष्टि जलभराव की स्थिति की उन्होंने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अतिवृष्टि से प्रदेश के अधिकांश जनपद प्रभावित हुए हैं। उसमें हमारा पौड़ी का कोटद्वार का क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग क्षेत्र का गुप्त काशी और गौरीकुंड का क्षेत्र है, उत्तरकाशी का आराकोट से लेकर पुरोलाक वाला क्षेत्र है, नैनीताल का हल्द्वानी, काठगोदाम, रानीबाग वाला क्षेत्र है, उधम सिंह नगर में काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा, ये सारे ही स्थान जलमग्न हुए हैं। जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, सड़कें बही हैं, कहीं पर पुल बह गए हैं। उधर लोकसभा में दूसरे दिन भी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई और संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी पर ट्वीट करके कटाक्ष किया है। तो सीएम धामी ने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देश को शर्मसार करने का काम किया है और मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों के थे या फिर आज देश तोड़ने के लिए छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन हुआ है और भारत माता की हत्या शब्द का प्रयोग आज राहुल गांधी ने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। तो जिस तरह से कल राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मणिपुर में भारत माता की हत्या की गई है, उनके इसी बयान पर कटाक्ष करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ये ट्वीट करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने उनके उस बयान को काफी ज्यादा शर्मनाक बताया है। वहीं देहरादून में आज राज्य आंदोलनकारी मंच के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने सीएम आवास का कूच किया, जिन्हें पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। वहीं इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में जल्द ही सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग उठाई है और राज्य आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सख्त भू कानून की जरूरत है। वहीं इस पर एक और जहां सीएम धामी ने सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी के गठन की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने भी राज्य आंदोलनकारियों के इस मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा।
निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए था और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुराना भू कानून था उसको ख़त्म करके ओपन फॉर ऑल किया है, उससे उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सरकार से फिर मांग करते हैं कि एक सशक्त भू कानून लाया जाए जिससे इस प्रदेश की जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, पर्वतीय, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की, उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसमें सरकार को त्वरित गति से काम करना चाहिए। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। उधर बागेश्वर उपचुनाव के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिलाधिकारी अनुराधा पाल का साफ तौर पर कहना है कि बागेश्वर जनपदवासी सभी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। अनुराधा पाल ने बताया कि विधानसभा बागेश्वर को 3 जोनल मजिस्ट्रेट में बांटा गया है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। परसों भी हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक समीक्षा बैठक ली थी, आज भी समीक्षा बैठक ली है। सारी टीम्स हमारी एक्टिवेट हो गई, चाहे एसएसटी हो, एसएसटी, क्यूआरटी, एमसीएमसी और हमारी जो लिकर मॉनिटरिंग टीम है वो हो गई है। फोर्स जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए उसके लिए हमने बात कर ली है, वो हमें कमिट हो चुका है कि हमें मिल जाएगी। सारी जितनी भी निर्वाचन सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी तैयार है। ईवीएम हमारे पास FLC ऑलरेडी हो चुकी है। उसके तहत ही हमने इस बार सभी अलग अलग सभी पोलिंग बूथ्स के लिए अलग अलग एक एक ही गाड़ी की व्यवस्था की है। सभी में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। पोलिंग पर्सनल जितने भी हैं वो सब हमारे पास सेटिंग नंबर में है। जितने भी हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं सबका एंट्री हो चुकी है, उनका रेंडमाइजेशन फर्स्ट हो जाएगा। वो शेड्यूल हमने एज पर दी गाइडलाइंस निकाल लिया है और EVMs के भी जो भी हमारी डेटा एंट्री थी वो सब हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश ने कहर मचाकर रख दिया है और काठगोदाम के कलसिया नाले में भारी पानी आने से 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 150 से ज्यादा लोगों को पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और जिलाधिकारी वंदना सिंह प्रशासन की टीम के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंची। इस खतरे के बीच हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने जिलाधिकारी वंदना सिंह से खास बातचीत भी की है, सुनिए। देर रात हुई तेज बारिश ने हल्द्वानी में कहर मचा दिया। कलसिया नाले से भारी नुकसान हुआ है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डीएम खुद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। मैडम, किस तरह के हालात है और राहत बचाव के लिए अब क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी यहाँ जो कल रात को बहुत तीव्र वर्षा के कारण हल्द्वानी के कुछ क्षेत्रों में, काठगोदाम के कुछ क्षेत्रों में जो नाले के किनारे बसे हुए मकान हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मलबा भरने की वजह से नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों के मकान जो पूर्णतः डैमेज हो गए हैं, जिनका दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो अभी उसके अंदर काउंट होंगे, तो फाइनल संख्या फाइनल सर्वे के बाद मिल जाएगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि पानी अगर कहीं से पोकलैंड जाने का रास्ता मिल जाता है तो अभी फ़िलहाल हम उसको तात्कालिक डाइवर्जन करा दें। यदि पानी अभी मशीन जाने के लिए कोई सुविधा नहीं हो पाती है तो जैसे ही पानी थोड़ा डाउन होता है उसमें पोकलैंड लगा दी जाएगी। तो आगे भी सुरक्षात्मक जो दृष्टिकोण है उसी से टीमें काम करेंगी। पूरी प्राथमिकता ये रहेगी कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो और जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है, जिसका जनजीवन प्रभावित हुआ है, सामान वगैरह खराब हुआ है, उनको हम रिलीफ तत्काल पहुंचा पाए। तो जिलाधिकारी ने प्रशासनिक टीम के साथ निरीक्षण किया है और सभी लोगों से बात कर वहां पे उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अगले और 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन देख सकते हैं आप स्थिति यहाँ की कितनी भयावह बनी हुई है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। ऋषिकेश के शिवपुरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नाले के पास बना कैंप में एक युवक बह गया और वहीं इस बात की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को नालों के पास से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
उधर काशीपुर के नेशनल हाईवे का ढेला पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि हाईवे पूरी तरह से जमीन में अब धंस चुका है। वहां एक बड़ा गड्ढा भी हो चुका है और आपको बताना चाहेंगे कि ढेला पुल रुद्रपुर और हरिद्वार को जोड़ने का काम करता था, जिसके चलते अब दोनों का संपर्क टूट चुका है और ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया है। उत्तराखंड राज्य सचिवालय के अधिकारी अब से एक ही सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य संपत्ति विभाग ने दो सरकारी वाहनों के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, जिससे आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों को जारी किए जा चुके हैं। आदेश के अनुसार शासन स्तर पर तैनात अधिकारी के पास एक से ज्यादा पद होने पर भी एक ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त कदम उठाया है कि अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और ऐसे ही सभी जगह होनी चाहिए। चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इसमें भी रोक होनी चाहिए। ये कानून एक जैसा होना चाहिए। वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं और उनको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये सख्त निर्णय आपने अगर लिया है इसके लिए बहुत बहुत जनता आपका आभार व्यक्त करेगी और आपको धन्यवाद देती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर एक बड़ी योजना है, जिसे 3000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कॉरिडोर का प्रस्ताव पास किया जा चुका है, जिसे 2027 से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। हर की पौड़ी कॉरिडोर में देखिए, ये एक बड़ी परियोजना है। इसमें 3000 करोड़ तक की लागत रहेगी हमारी। इसमें अभी शासन स्तर पे डिस्कशन चल रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या उसी के तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर बनेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से वीसी और जिलाधिकारी उसमें मेंबर रहेंगे और शासन में मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन आवास विकास विभाग के सचिव साहब वो भी उसमें या तो चेयरमैन रहेंगे या फिर मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। ये जो एक बार आर्किटेक्चर जैसे ही डिसाइड हो जाएगा तो हम टेंडरिंग फेज पे जाएंगे, जिसमें हमें पहले कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे जो इस प्रोजेक्ट को पूरा मॉनिटर करेंगे, एक हमें ड्राफ्ट बनाकर देंगे, तो उसके बेसिस पे फिर हम कामों की टेंडरिंग करेंगे। इसमें हम लोग का प्लान ये है अगले कुंभ से पहले, जो 2027 में हमारा है निर्धारित, उससे पहले इस योजना को हमें खत्म करना। उधर प्रदेश भर में लगातार आई फ्लू के मामलों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को बेहतर इलाज और जागरूक करने के लिए काम किया जाएगा। और अस्पताल के पूर्व सीएमएस और नेत्र विभाग के एचओडी डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि अस्पताल के ओपीडी में पिछले महीने 100 से ज्यादा लगभग आई फ्लू के ही मरीज होते थे, लेकिन अब वहीं ये आंकड़ा 30 से 40 में तब्दील हो गया है, जो कि चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और इसके चलते हरिद्वार के पीली पड़ाव में भीषण बारिश से तकरीबन 3000 एकड़ जमीन की सिंचाई करने वाले एक छोटे रजवाहे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी का बहाव रजवाहे की तरफ बाधित हो गया और लोगों के खेतों में पानी पहुंचना बंद हो गया, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है। और जब अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ग्रामीणों ने खुद ही छोटा बांध बना लिया। गांव के करीब 40 लोगों ने 7 दिनों तक लगातार मेहनत कर अपने खेतों को सिंचाई के लिए समाधान निकाला। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।